Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and today we are going to end this POP part. इसके बाद हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे. Today I will try कि भैया ये चैप्टर खत्म हो जाए because very less topics are left like exchange rate system and forex and ultimately one more topic is left that we will see. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले बताओ भाई एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है. एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, इट कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट सिस्टम. सिंपल तरीके से अगर इसको समझने की कोशिश करें कि भैया अगर कोई बोल रहा है $1 इक्वल्स टू, या फिर कोई बोल रहा है ₹70 इक्वल्स टू $1, देन यू कैन से दिस इज द एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी. ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी. ओके, सिंपल डेफिनेशन है भाई, कोई चीज़ें रटने की या फिर समझने की नहीं है, सिंपल सी बात है. प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, वी विल सी. ठीक है, अब हम आई विल कंपेयर दिस विथ पाकिस्तान. ठीक है, इंडिया एंड हियर इट इज़ पाकिस्तान. ठीक है, कि भैया किस तरीके से जो फैक्टर्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि किस कंट्री का एक्सचेंज रेट सिस्टम अच्छा होगा. एक्सचेंज रेट मतलब प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी. अब आपको ये रटना है रट लो, समझना है समझ लो, बट देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट कि भैया इसका मतलब यही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एसी का मतलब एसी होता है, उसी प्रकार से एक्सचेंज रेट का सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी. ठीक है, ठीक है, ओके डन. अब देखो सिंपल सी बात है, किस एक्सचेंज रेट सिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये डॉलर और रुपीस ही देख रहे थे तो भैया यहाँ पर डॉलर डोमिनेट कर रहा है, डॉलर इज डोमिनेटिंग. वहाँ के 70 रुपये यहाँ के 1 रुपये होते हैं, और हमारा जो रुपीज़ है वो तो क्या बताया जाए, सब चल रहा है, बस चला रहे हैं. ठीक है, चला रहे हैं, चला रहे हैं. ओके, तो ये सब जो कैसे मतलब डिटरमाइन होता है कि भैया $1 का मतलब 70 रुपये ही होगा, और फिर फॉर एग्जांपल जैसे $1 का मतलब पाकिस्तान में 140 मतलब 140 पाकिस्तान रुपीज़ ही होगा. ये सब कैसे डिटरमाइन होता है? देयर आर सम फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनिंग इट. ठीक है, फॉर एग्जांपल से हमारा $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये, तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि भैया ये जो डॉलर की वैल्यू उतनी होगी. ये सब मार्केट पे डिपेंड करता है, याद रखना, ये सब मार्केट पे डिपेंड करता है. अगर मार्केट का परसेप्शन आपकी करेंसी के बारे में बहुत अच्छा है, अगर मार्केट का परसेप्शन आपकी करेंसी के बारे में बहुत ही अच्छा है, सो आपको फ़ायदा होगा. ठीक है, अगर मार्केट का परसेप्शन आपकी करेंसी के बारे में ख़राब है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी. अगर किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट अच्छा है तो सिंपल सी बात है उसकी करेंसी की वैल्यू भी अच्छी होगी, उसकी करेंसी की वैल्यू भी अच्छी होगी. जैसे फॉर एग्जांपल एंड यू कंपेयर पाकिस्तान, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है, इसलिए आप देखो तो उनके यहाँ $1 की कीमत 140-150 के आसपास पहुँच जाती है. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ 70-80 के आसपास डोमिनेट करती है. क्यों? बिकॉज हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है. वो कोविड को अगर आप रिमूव करते. ठीक है, इसके बाद फ्यूचर पोटेंशियल. वी ऑल नो दैट भैया कि पाकिस्तान का तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है, हमारा कुछ फ्यूचर है, इसलिए हमारा ही अप्रॉक्सीमेटली 70-80 के आसपास $1 की वैल्यू बनी रहती है. इसके बाद फॉरेन ट्रेड प्रोफाइल, मतलब एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करते हो, आप एक कह सकते हैं मतलब रिलायबल पार्टनर हो फॉरेन एक्सचेंज में, इन सब चीज़ों में, तो आपकी ये जो आप कह सकते हैं मतलब ये जो करेंसी की वैल्यू होगी वो भी अच्छी होगी. इसके बाद इन्फ्लेशन आपके यहाँ कंट्रोल रहता है, मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन रहता है, मतलब 4 से 6% के आसपास रहता है, तो आपकी मतलब करेंसी की वैल्यू अच्छी होगी. और यहाँ पाकिस्तान में नहीं तो यहाँ पर नहीं होगी. इसके बाद यू कैन सी कि भैया आपका जो सेंट्रल बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक है, उनके पास कितना फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है? हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली $450 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है. तो इसलिए सिंपल सी बात है कि भैया हम इतनी जल्दी बीओपी क्राइसिस में नहीं आने वाले हैं, बीओपी क्राइसिस में नहीं आने वाले हैं. और जब बीओपी क्राइसिस में नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली मूडीज और फिच जो होगी हमारी रेटिंग बढ़ा देंगी, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा. ओके, वहीं अगर आप पाकिस्तान को देखो तो वो खुद अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेल रहा है, तो सबके सामने नहीं आ रहा है, बट एवरी वन नोस कि पाकिस्तान इज फेसिंग सम प्रॉब्लम. इसके बाद कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं. आप जानते हैं पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ बहुत ही हैवी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लगातार सिंगल पार्टी डोमिनेटिंग रूल चल रहा है, और ऐसी उम्मीद है कि आगे 10 साल में भी काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में रहने वाली है. तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं और हमारी करेंसी की जो प्रोग्रेस है वो भी अच्छी है. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, और इसको हम मार्केट रेट पर डिटरमाइन करते हैं. इसको ऑलरेडी मैंने बताया था शुरुआतों के लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है तो दे हैव टू सी इट. ठीक है, इसके बाद जब मार्केट रेट डिटरमाइन करते हो तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन. जैसे कि आप हर्षद मेहता देखा होगा कि
ये जो परसेप्शन है, ठीक है, परसेप्शन है वो कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन करता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कंपनी का परसेप्शन बनाती है कि भैया उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, फ्यूचर पोटेंशियल कितनी है, फॉरेन ट्रेड प्रोफाइल कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, फॉरेक्स कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो आई थिंक यू आर क्लियर विथ एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखो, देर आर 4 काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट आर प्रैक्टिस्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले आता है फ्लोटिंग रेट, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, फ्लोटिंग रेट। अभी फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, फ्लोटिंग रेट में सिंपल सी बात है कि इन सब फैक्टर को डिटरमाइन, मतलब इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप अपनी करेंसी को मार्केट में खुला छोड़ देते हो। अगर आपके ये सब पोटेंशियल अच्छे होंगे, ठीक है, ये सब पोटेंशियल अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो जो पिछले पोटेंशियल थे, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो करेंसी की वैल्यू है घट जाएगी। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट, ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि भाई अगर परसेप्शन अच्छा है हमारी करेंसी का तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर हमारी करेंसी का परसेप्शन बेकार है मार्केट में तो हमारी करेंसी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई विल ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई विल ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज जैसे रुपीज़ की कुछ खास डिमांड नहीं रहती है मार्केट में, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में, अगर कल आज से 50 साल बाद रुपीज़ की डिमांड बहुत बढ़ने लगी तो ऑटोमेटिकली हमारी हमारे रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी, फॉर एग्जाम्पल डॉलर, येन, पाउंड, जो भी है सबके अगेंस्ट, ठीक है। तो याद रखना मार्केट में दो चीज़ आती है, सबसे पहली बात तो परसेप्शन, ठीक है, सबसे पहली बात आता है परसेप्शन, और दूसरा आता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, दूसरा आता है डिमांड एंड सप्लाई। और फ्लोटिंग रेट मतलब जिसमें जो करेंसी है आप खुला मार्केट के ऊपर छोड़ देते हो कि मार्केट विल डिटरमाइन कि भैया उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। उसी तरफ उसका बिल्कुल रिवर्स सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं डर्टी फ्लोट, ठीक है, डर्टी फ्लोट। डर्टी फ्लोट सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द कंट्री, ठीक है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करो, अगर 1990 से पहले जो इंडिया में ये फ्री मार्केट रेट नहीं चला करता था, ठीक है, फ्री मार्केट रेट नहीं चला करता था, जो आरबीआई होती थी, ठीक है, आरबीआई होती थी, वो अपने हिसाब से करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल जब शुरू शुरू में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे $1 की कीमत 14 रुपये हुआ करती थी, 4 रुपये हुआ करती थी। जब जिस टाइम पे मार्केट रेट पे डॉलर की कीमत, मतलब इंडिया और डॉलर की कीमत 100 मतलब 30-35 के आसपास पहुंच गई थी, उस टाइम पे भी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे 40 रुपये के आसपास डीवैल्यूएट करके रखती थी, ठीक है, डीवैल्यूएट करके रखती थी। तो इन शॉर्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर आप इन शॉर्ट कह सकते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल करती है आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी एज कम्पेयर टू अदर करेंसी, सो दैन दैट इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोट। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में है बिकॉज फ्लोटिंग रेट में कंप्लीटली मार्केट डिटरमाइन करता है, मार्केट दो चीज़ पे काम कर रहा है, एक है परसेप्शन पे और दूसरा डिमांड एंड सप्लाई पे। और डर्टी फ्लोट में सिंपल सी बात है भैया, गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है कि आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, क्या आपकी वैल्यू होगी, ओके। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब जो मैंने अभी बताया ना वो दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। डर्टी फ्लोट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, डर्टी फ्लोट अब बताने वाला हूँ, सॉरी 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 मिस्टेक, एक्चुअली मैंने नीचे देखा नहीं था, ओके, सॉरी आपको तकलीफ हुई यहाँ पर। सो फ्लोटिंग रेट हो गया और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब डर्टी फ्लोट क्या होता है, देखो, डर्टी फ्लोट अभी तक मतलब इंडिया मतलब क्या नाम है उसका, यूएसए का कहना है, यूएसए का ये कहना है कि अभी तक इंडिया, ठीक है, अभी तक इंडिया डर्टी फ्लोट को प्रैक्टिस करता है। इसलिए अगर आप रिसेंट में देखेंगे तो हमारे जो ट्रंप साहब हैं, जो उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, सो उन्होंने रिसेंट में अभी इंडिया के खिलाफ करेंसी मैनिपुलेटर की जो कार्रवाई है वो चालू कर दी है। और उन्होंने, आप जानते हैं, चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर का टैग भी दे दिया है, ठीक है, रिसेंट में। सो इसका मतलब क्या होता है करेंसी मैनिपुलेटर, ऊपर से हम तो भैया दैट मीन्स वी बिलीव इन मार्केट, तो ऐसा कैसे हो रहा है, देखो, आपको फ्लोटिंग रेट समझ में आया कि इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन मार्केट, ठीक है। इसके बाद आपको फिक्स एक्सचेंज रेट समझ में आया, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कंट्रीज आरबीआई, कंट्री सेंट्रल बैंक और कंट्रीज गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्री की गवर्नमेंट पे या कंट्रीज के सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है। अब उसके बीच की जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं डर्टी फ्लोट। डर्टी फ्लोट क्या होता है, मतलब दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन होगा, मतलब यहाँ पर मार्केट का भी कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अब समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, डर्टी फ्लोट, ठीक है, डर्टी फ्लोट में क्या हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी, ठीक है, हमने जैसे आज से एक्चुअली कुछ सालों पहले होता भी था कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इवेंटली अगर आप देखेंगे तो 2004-5 के आसपास, ठीक, 2004-5 से लेके 2010-11 तक बहुत फॉलो किया गया है सिस्टम को, ठीक है, मतलब कई बार यूएस ने इस टाइम पे हमारे ऊपर आरोप लगाए थे। देखो, जैसे तो हमने बोल दिया कि भाई हमारी जो करेंसी है दैट इज़ अ
फ्लोटिंग रेट, दैट इज करेंसी ऑन फ्लोटिंग रेट, मतलब हमने अपनी करेंसी को खुला छोड़ दिया है, खुले सांड की तरह छोड़ दिया है मार्केट पे। अब हमारी कंट्री का अगर परसेप्शन अच्छा होगा, मतलब ये सब फैक्टर जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और वही अगर हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई का जो फंडा है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सो हमने ये बोल के अपनी करेंसी मार्केट पे छोड़ दी, ये सब बोल के मार्केट पे अपनी करेंसी छोड़ दी। लेकिन सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, ये जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की करेंसी कंप्लीट परसेप्शन और डिमांड सप्लाई पे काम नहीं कर सकती, बिकॉज इंडिया में अभी इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट में अपनी अच्छी छवि बना के रखे, ठीक है, मार्केट में अपनी अच्छी छवि बना के रखे। इसलिए ये क्या करती है, बीच में गवर्नमेंट अगर, मतलब गवर्नमेंट ने अपने दिमाग में एक फिक्स आंकड़ा सोच के रखा है कि अगर हमारी करेंसी, जो किसी को नहीं पता, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने अपने दिमाग में कोई आंकड़ा सोच के रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये 80 रुपीज़ हो $1 का, ठीक है, 80 रुपीज़ हो $1 का, ठीक है, 80 रुपीज़ $1 का हो। तो ऐसा मान लो सेंट्रल बैंक के दिमाग में एक आंकड़ा है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है, ये मैं 2011-12 तक की बात कर रहा हूँ कि उस टाइप पे आंकड़ा वो करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इससे नीचे अगर हमारा जो रुपीज़ गिरना चालू होता है तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफियर करेगी, ठीक है, मार्केट में इंटरफियर करेगी, जो कि एक्चुअली डर्टी फ्लोट, मतलब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है। अभी हमने सामने सामने क्या दिखाया कि भैया हमने तो भैया अपनी करेंसी मार्केट पे लगा दी है, परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा है, डिमांड सप्लाई पे काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट के दिमाग में, मतलब सेंट्रल बैंक के दिमाग में एक आंकड़ा हुआ करता था, भैया अगर, मतलब जो रुपीज़ की वैल्यू डॉलर कंपेरिजन में अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, मतलब कुछ आंकड़ा होगा, मान लो 80 रुपये $1, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा गिर गई तो वी आर गोइंग टू इंटरफियर इन द मार्केट। और ये ऐसा ऑफिशियली नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, ये अपनी तरफ से डिसाइड करके रखा गया कि इससे ज़्यादा रुपीज़ की वैल्यू ना गिर जाए, बिकॉज अगर इससे ज़्यादा रुपीज़ की वैल्यू गिर जाएगी तो हमारे यहाँ इंपोर्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मैंने बताया था, जब भी रुपी, जब जैसे ही रुपी डिप्रिशिएट करता है, दो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है, दो एक्सपोर्ट बढ़ने के चांस होता है, लेकिन इंपोर्ट घट जाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं इंडिया इज इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी विच हाईली रिलाइज अप्रॉक्सिमेटली 80% ऑफ द ऑयल नीड्स और एनर्जी नीड्स आर मेट फ्रॉम गल्फ रीजन, ठीक है, गल्फ रीजन और यू कैन से द वेस्ट एशियन रीजन। तो आप ये सोचिए, एक तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता नहीं है, मतलब थ्योरी ये बोलती है कि भाई जैसे आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो आपका एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, और थ्योरी ये भी बोलती है कि आपका इंपोर्ट घट जाएगा। तो इंपोर्ट तो घट जाता है हमारा, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता। क्यों? बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना, उनमें मतलब कॉम्पीट करने की पावर ही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो, आप खुद प्रेफर करें, जैसे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मोदी जी की बात कर लो, वो वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, पता नहीं जो भी बोलते रहते हैं, आत्मनिर्भर बोलते रहते हैं। भैया अगर आप इतना ही बिलीव करते हो तो क्यों अपने जो घर की बनाई गाड़ियाँ उसमें क्यों नहीं घूमते आप? क्यों बाहर से, क्या बोलते हैं उसे, रेंज रोवर, जैगवार, इन सबका क्यों यूज़ करते हो? ठीक है, मतलब रेंज रोवर, वैसे दो जैगवार इज पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ठीक है, बट आप रेंज रोवर में घूम रहे हो तो आप उसको क्यों यूज़ कर रहे हो? आप ही आप टाटा साहब की कोई गाड़ी यूज़ करो ना, ठीक है। तो आप पहले खुद वोकल होइए अपने लोकल के लिए, इसके बाद कंट्री लोकल, मतलब वोकल होगी अपने लोकल के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को खुद रिलाय करिए, अपने मन की बात स्पीच बोलने में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो तो इसलिए हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्रीज ना कॉम्पिटेटिव ही नहीं है। भले आप एक्सपोर्ट का डिप्रिशिएट करके एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन भैया आप बाहर जाके कॉम्पिट ही नहीं कर सकती है, ये तो आप क्वालिटी भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, और ऊपर से आप प्राइस भी बहुत हैवी कोट कर रहे हो, तो इन शॉर्ट आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता, लेकिन इंपोर्ट ज़रूर घट जाता है। और वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, जिसका हमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हमेशा, मतलब सेंट्रल हम गवर्नमेंट हमेशा अपने दिमाग में एक आंकड़ा रखती है कि भैया अगर इससे कम हुआ तो वी आर गोइंग टू इंटरफियर इन द मार्केट। हम क्या करेंगे, बहुत सारे डॉलर मार्केट में रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था, जैसे डॉलर रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जैसे डॉलर रिलीज़ कर दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी करेंसी की वैल्यू है, इंडियन करेंसी की वैल्यू थोड़ी बहुत अप्रिशिएट होना चालू हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आरबीआई अपने हिसाब से अपनी करेंसी को यहाँ पर मैनेज कर पाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर आरबीआई ने बैक हैंड एंट्री ली, क्या करके डॉलर को बेच दिया, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो रुपीज़ की वैल्यू है अप्रिशिएट कर जाए। अभी कैसे डॉलर को बेचने से रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट कर गई, दैट आई हैव डिस्कस्ड अप्रॉक्सिमेटली 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। दोबारा आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर्स। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आरबीआई की रेंज थी 80, अब मान लो हो गई 87 रुपये। अब क्या करेगी आरबीआई, जल्दी से डॉलर रीच कर लेगी और दोबारा इसको 80 या फिर आपको 75 के आसपास ले जाएगी। तो आरबीआई ने अपने रेंज के आसपास चीज़ों को रख लिया, तो इसको कहता है डर्टी फ्लोट। मतलब आपने देखा कि रिजर्व तो आप बोल रहे हैं मार्केट है, लेकिन आप बैक हैंड से पीछे घुस गए और आप ये इंटरफियर कर रहे हैं करेंसी सिस्टम में, ठीक है, करेंसी मैकेनिज्म में आप इंटरफियर कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोट। क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोट, ठीक है। और फ्लोटिंग रेट तो समझ में आ गया, बिल्कुल कंप्लीट मार्केट, ये कंप्लीट गवर्नमेंट, और दिस इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोट विच इज़ दोनों के बीच का, कि भैया नॉर्मल सिचुएशन में मार्केट है, लेकिन अगर क्राइसिस आएगी सो वी आर गोइंग टू फॉलो द डर्टी फ्लोट, ठीक है, वी आर गोइंग टू फॉलो द डर्टी फ्लोट। ओके फाइन। अब देखो इसी प्रकार से एक और सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं पैक्ड सिस्टम, ठीक है। पैक्ड सिस्टम क्या होता है, देखो पैक्ड सिस्टम में क्या रहता है कि कोई भी जो कंट्री होती है, ठीक है, कोई भी कंट्री होती है, अपनी करेंसी को
पैक पैक करके, मतलब किसी करेंसी के साथ फिक्स करके रखती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चाइना है, ठीक है, चाइना हो गया, या फिर बहुत सारी आप कह सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी करेंसी को पैक करके रखते हैं डॉलर के साथ। जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे इनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। और जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू घटेगी उनकी करेंसी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। ये एक टाइप का पैक सिस्टम है। लेकिन वही दूसरे टाइप का पैक सिस्टम होता है जिसमें क्या रहता है कि आप सिर्फ अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको भरोसा दिलवाने के लिए क्या किया आप लोगों ने, आपने अपने अकाउंट में, मतलब जो आपकी तिजोरी है वहाँ पर डॉलर बहुत सारे रख दिए हैं। भैया अगर इतने डॉलर होंगे तो हम इतनी अपनी करेंसी प्रिंट करेंगे। लेकिन एक्चुअली में आपकी जो करेंसी है वो डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना की, ठीक है, चाइना इज फॉलोइंग द पैक्ड सिस्टम, ठीक है। तो चाइना अभी भी कहता है भैया हम फ्लोटिंग रेट पे आ चुके हैं, लेकिन चाइना स्टिल फॉलोइंग द पैक्ड सिस्टम, जिसपे इन्होंने क्या किया है, डॉलर को बैकहैंड में रखा है, ये दिखाने के लिए भैया कि हमने मतलब डॉलर को बैकहैंड में रखा जिससे कि आपकी आपकी कोई भी मनी नहीं डूबेगी, ठीक है। हमारे पास बहुत पैसा है अपनी करेंसी को बचाने के लिए। और इसमें आप याद रखिएगा पैक सिस्टम का ये मत समझिएगा कि चाइनीज करेंसी इज डिपेंडिंग ऑन दिस डॉलर्स, ठीक है। ये एक सिस्टम था अफ्रीकन सिस्टम जहाँ पर मतलब जो अफ्रीकन करेंसी थी दैट वाज डिपेंडिंग ऑन डॉलर, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैक सिस्टम। लेकिन चाइना इज फॉलोइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैक सिस्टम जिसमें जो चाइना की करेंसी है विच इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन डॉलर, ठीक है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डॉलर, ठीक है। बस यहाँ पर उन्होंने डॉलर को इसलिए रख दिया है कि भैया लोग हमारे पर भरोसा करें कि हमारे बैक हैंड में डॉलर है, अगर आपका कोई भी पैसा डूबता है तो वी आर गोइंग टू रिटर्न यू दिस डॉलर, ठीक है। अब चाइना यहाँ पर अपने हिसाब से, मतलब यहाँ पर चाइना मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करता है, जिसमें चाइना चाइना का जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, मतलब चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने हिसाब से चाइनीज करेंसी को डीवैल्यूएट करता रहता है। मैंने बताया कि चाइना जो है एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ठीक है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। उनके लिए ये लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है हमेशा नीचे रहे, ठीक है। जैसे उनकी करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, नीचे रहेगी, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि चाइना के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप कभी भी देखेंगे कि एकदम से डॉलर अगर बढ़ते हैं या घटते हैं जिससे चाइना करेंसी अप्रिशिएट करती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ का सेंट्रल बैंक जो रहता है वो खुद से ही चाइना की जो करेंसी को डीवैल्यूएट कर देता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करेंसी मैनिपुलेटर का टैग दे दिया है। क्या दे दिया? करेंसी मैनिपुलेटर का टैग दे दिया है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि भैया फ्लोटिंग रेट क्या होता है, डर्टी फ्लोट क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, पैक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और ये आपको करेंसी मैकेनिज्म समझ में आ गया कि एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। इसके बाद ये किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर सब क्लियर हो गया है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई अभी भी आरबीआई का अगर आप स्टांस देखेंगे तो आरबीआई ये बोलता है कि इन शॉर्ट कि भैया वी आर फॉलोइंग अ फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ठीक है, वी आर फॉलोइंग अ फ्लोटिंग रेट सिस्टम, वी डू नॉट इंटरफियर इन द मार्केट, ठीक है। लेकिन 2011-12 तक मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सिचुएशन में तो आरबीआई इंटरफियर नहीं करता था, लेकिन जैसे ही सिचुएशन मतलब थोड़ी बहुत वर्स होती थी रुपीज़ के लिए तो पार्शली आरबीआई एंटर करता था, मतलब पार्शली आप कह सकते हैं आरबीआई वॉज फॉलोइंग अ डर्टी फ्लोट, ठीक है, आरबीआई वॉज फॉलोइंग अ डर्टी फ्लोट। बट अगर आप देखें 2013-14 के बाद से आरबीआई ने ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं अपनाई है, ठीक है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लीव रुपीज़ ऑन दैट मार्केट, ठीक है, रुपीज़ ऑन द मार्केट। तो अब जो भी स्टैंस यू वांट टू पुट यू कैन पुट इट, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद फॉरेक्स क्या होता है, ठीक है। फॉरेक्स सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि भाई दूसरों का इन्वेस्टर बनाए रखने के लिए, दूसरों का भरोसा बनाए रखने के लिए और अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एवरी करेंट एवरी कंट्री हैज़ टू मेंटेन सम ऑफ इट्स मतलब सम ऑफ इट्स करेंसी और इट्स होल्डिंग इन हार्ड करेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ लो कि हार्ड करेंसी और ये सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, इसके बाद हम फॉरेक्स अच्छे से समझ पाएंगे। देखो हार्ड करेंसी क्या होती है। हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है, मतलब उस कंट्री करेंसी होती है जिस कंट्री में इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए या फिर चाइना, ठीक है। और पिछले कई डिकेड से मतलब कई दशकों से उस मतलब करेंसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर हो गया या फिर यूरो हो गया, उसने बहुत लंबे टाइम तक अच्छा परफॉर्म किया है और ये हमेशा स्टेबल रहती है। स्टेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस हो जाती है, एकदम से डिमांड बढ़े या घट जाती है, तो एकदम से आपकी जो करेंसी है उसकी शॉर्टफॉल ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 10 डॉलर निकाल के रखे थे, अब कोई चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी तो आपके 10 के 10 डॉलर मार्केट में खत्म हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके हमेशा मार्केट में इतने डॉलर अवेलेबल रहना चाहिए कि कोई भी और आराम से निकाल के ले जाए, ठीक है, इतने डॉलर अवेलेबल होने चाहिए। तो इन शॉर्ट आपकी जो करेंसी है वो स्टेबल होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा ना। अगर आपकी करेंसी लिमिटेड है तो अनस्टेबल रहेगी, अगर अनलिमिटेड हो तो हमेशा स्टेबल रहेगी, ठीक है। और इसके बाद ग्लोबल मार्केट में मैंने बताया कि बहुत लार्ज अमाउंट में आपकी जो करेंसी है दैट शुड बी अवेलेबल, ठीक है, समझ में आया। तो जो जो भी करेंसी इन सब चीज़ों को फॉलो करती है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लार्ज है, अगर पिछले कई दशकों में आपकी करेंसी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी करेंसी स्टेबल है, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या कोई भी रिसेशन को देख के आपकी करेंसी गिरती नहीं है, या इसके बाद आप बहुत सारा डॉलर या आप कह सकते हैं बहुत सारी आपकी जो करेंसी की अमाउंट है ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं हार्ड करेंसी, ठीक है।
समझ में, हार्ड करेंसी। अब जो भी इस चीज़ों को फॉलो करेगा, जो भी इन पैटर्न को फॉलो करेगा, देन दैट करेंसी विल बी टर्म्ड एज हार्ड करेंसी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा रेमनबी चाइना की है, इसके बाद आपके सामने देखने को मिल जाएगा डॉलर, पाउंड, ठीक है, येन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, या यूरो, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हार्ड करेंसीज है, ये सब हार्ड करेंसी है, ठीक है। दीज आर प्रेफर्ड बाय ईच एंड एवरी कंट्री बिकॉज जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये सिर्फ इन 4 से 5 दैट मीन्स करेंसीज में होता है। इसके अलावा पीपल डोंट प्रेफर टू हैव करेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी करेंसी में चीज़ों को बेचोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाओगे यूएस के पास, बोलोगे आप अपना डॉलर छोड़ो, ये जो हम आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस के पास गए कि उनसे हम उनसे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं S-400, ठीक है, या यूएस से अपाचे अपाचे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या रहेगा कि ये लोग बोलेंगे भैया आप इन सब में से कोई एक करेंसी पे दो, हम आपकी रुपीज़ में नहीं लेंगे, बिकॉज आपकी जो रुपीज़ है वो सॉफ्ट करेंसी है। मतलब ये सिंपल सी बात है भैया, आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। एक तो आपका आरबीआई इंटरफियर करता है, दूसरी बात थोड़ा भी इन्फ्लेशन या मार्केट में एडजस्टमेंट होगा तो आपकी करेंसी टूट जाएगी, ठीक है। और आपके ना ही कोई अवेलेबल है और ना ही आपका इतना एक्सपोर्ट है, ठीक है, ना ही आपका इतना एक्सपोर्ट है कि आपकी करेंसी हार्ड करेंसी बने। तो इन शॉर्ट आपकी करेंसी सॉफ्ट करेंसी है, नॉट गोइंग टू एक्सेप्टेड। आप इन 5 में से कोई दो तो हम आपको ये सब चीज़ें दें, वरना निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो समझ में हार्ड करेंसी क्या होती है और सॉफ्ट करेंसी क्या होती है। जो भी करेंसी इन सब 4 पैटर्न को फॉलो करेगी, ठीक है, और साथ में इसको एक्सपोर्ट भी जोड़ लेना। जिस कंट्री का एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 5 बार ये हो सकता है, तो ये अगर 5 चीज़ें फॉलो करती है कोई भी करेंसी, तो दैन दैट विल बी टर्म्ड एज हार्ड करेंसी। और जो इन 5 चीज़ों पे खरा नहीं उतरती, दैट विल बी टर्म्ड एज सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी का एग्जाम्पल रुपीज़ हो गया, ठीक है। हार्ड करेंसी का मतलब ये सब मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये सब होता है हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। देखो अब उसी प्रकार से ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारी जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उनको फॉरेक्स रखना पड़ता है अपने पास, ठीक है। फॉरेक्स रखना पड़ता है, फॉरेक्स मतलब हार्ड करेंसी को रखना पड़ता है, ठीक है, हार्ड करेंसी को रखना पड़ता है, ठीक है। उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि भैया हर किसी कंट्री को कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है अपने इकोनॉमिक नीड्स के लिए, सोशल नीड्स के लिए। तो उन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो भी बाहर से मिलता है, भले वो तेल हो या फिर सिक्योरिटी की चीज़ें हो, डिफेंस की चीज़ें हो, दैट वी गेट इन डॉलर, ठीक है। इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल कि हमें अपना रुपी डिफेंड करना हो, जैसे मैंने बताया कि जैसे कि आरबीआई शुरू शुरू में फॉलो करता था कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, अगर रुपी एक लेवल से नीचे गया तो हम क्या करेंगे, अपना डॉलर रिलीज़ करके रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट करेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी फॉरेक्स काम आता था हमारे लिए। इसके बाद हमारा कोई बीओपी क्राइसिस ना हो जाए, ठीक है, मतलब हमारे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डॉलर बचा रहे या फिर कोई हार्ड करेंसी बची रहे जिससे कि हम ट्रेड कर सकें, तो उस चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि टू इन्जॉय द फेवरेबल रेटिंग। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कंट्री के पास जितना फॉरेक्स होता है उतनी उसकी हाई रेटिंग होती है, जितना इन्फ्लेशन कम होता है उतनी हाई रेटिंग होती है, ठीक है। तो फॉरेक्स भी अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी जो रेटिंग्स है वो बढ़ेगी, ठीक है, जो आपकी रेटिंग्स है वो बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी हार्ड करेंसी में चीज़ों को मेंटेन करते हैं, बिकॉज देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कोई क्राइसिस आ गई आपकी करेंसी में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हमारे यहाँ 2016 डीमोनेटाइजेशन को याद करो कि जो नेपालीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेपालीज रुपीज़ नहीं रखते, दे ऑल्सो कीप इंडियन रुपीज़ इन देयर हैंड, ठीक है। जैसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे नेपालीज हैं, वो यूजुअली उनका नेपाल में आना जाना लगा रहता है, तो उनके पास ज़्यादातर अमाउंट तो मैंने ये देखा है कि भाई इंडियन रुपीज़ ही होती है, बिकॉज वो लोग यहाँ से अर्न करते हैं तो उन्हें रुपीज़ में इनकम मिलती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास रुपीज़ ही होती है। और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे देखने को नहीं मिला, काफ़ी हैवी अमाउंट पे रुपीज़ में भी, मतलब नेपाल में भी देखने को मिला। क्यों? बिकॉज दे वर होल्डिंग द इंडियन करेंसी, ठीक है, दे वर होल्डिंग द इंडियन करेंसी एज अ फॉरेक्स, ठीक है। तो सेम चीज़ होती है, अगर सामने वाली करेंसी पर अगर कोई भी आपदा आती है तो हमारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2018 क्राइसिस याद रखो, ठीक है, जब यूएस में आई थी तो यूएस के डॉलर की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा घट गई थी, बहुत ज़्यादा घट गई थी। तो इसका नुकसान क्या हुआ था कि भाई हमारे पास जो भी फॉरेक्स था उस टाइम पे 200-250 बिलियन डॉलर का, तो एकदम से उसकी वैल्यू घट के 50 बिलियन डॉलर के आसपास आ गई थी। तो इसमें हमारी क्या गलती है यार, मतलब गलती आपकी, आपने इतने बेकार प्रैक्टिसेस फॉलो की जिससे आपकी करेंसी गिरी और लॉस किया वो हमें हुआ। तो इसलिए लोग भैया फिर सिंपल सी बात है, फिर फॉरेक्स रखे ही क्यों? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई इसमें रिटर्न ना नेग्लिजिबल मिलता है, ठीक है। जैसे आपको क्या लगता है कि हम मतलब बहुत सारे डॉलर 450 बिलियन डॉलर लेके आ गए और अब क्या लगता है कि हमने तिजोरी में रख दिए, इस तरीके से करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, उसके बॉन्ड्स बनवा लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 450 बिलियन डॉलर है, ठीक है, आप क्या करोगे, इसके बॉन्ड्स बनवा लोगे, भैया मेरे पास 450 बिलियन डॉलर है, और आप रुपीज़ को आगे निकाल दोगे और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट खाने को मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट मुश्किल से 0.5%, 0.1%, 0.2% मिलता है, तो उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है, इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। तो कोई रखने का ये भी मतलब नहीं बनता है। और ऊपर से इसको, ये जो आप फॉरेक्स को अपने पास रखते हो रहा है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंट्री पे
एकदम से अगर फॉरेक्स बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे 450 बिलियन हो गया, मान लो कल एकदम से $1000 बिलियन आ गया, तो एकदम से आप कह सकते हैं कि जो रुपये की वैल्यू है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाएगी, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए आरबीआई को फिर बहुत ज़्यादा रुपीज़ मतलब मार्केट में डालने पड़ेंगे कि दोनों की वैल्यू मैनेज हो। तो इन शॉर्ट ये सब जो खर्चा खर्चा हो रहा है वो कौन उठाएगा? आरबीआई उठाती है, सेंट्रल बैंक उठाती है, गवर्नमेंट उठाती है। तो ये सब भी प्रॉब्लमैटिक है ना। तो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लार्ज फॉरेक्स कि भैया पहली बात तो अगर करेंसी सामने वाली करेंसी गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरो गई या फिर आप कह सकते हैं पाउंड गई या फिर डॉलर गई, तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि भैया जो रिटर्न्स मिलता है बहुत ही नेग्लिजिबल मिलता है, ना के बराबर 0.1%, कई बार तो नेगेटिव में मिलता है, आपको बता दूँ, ठीक है, -1% नेगेटिव में मिलता है। और इनको जो रखने का कॉस्ट है वो बहुत हाई है, बिकॉज अगर एकदम से बढ़ गई है करेंसीज तो उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रुपीज़ जो हमारा अप्रिशिएट कर जाएगा, मैंने बताया था कैसे अप्रिशिएट करेगा, और उसको फिर दोबारा लेवल में लाने के लिए आरबीआई को बहुत सारे रुपीज़ रिलीज़ करने पड़ेंगे जिससे कि चीज़ें हैंडल हो। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई ना तो आई थिंक आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि भाई लेक्चर देख लो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। प्रीशियस टाइम है, कम टाइम बचा प्रीलिम्स पे, कहीं अच्छी जगह फोकस करो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेक्स, ठीक है। अब यही रीज़न है कि भाई हम पूरा का पूरा जो पैसा अपना हार्ड करेंसी में नहीं रखते हैं, हम बाकी का पैसा रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड रिजर्व में, एच डी आर में आपको IMF में पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझ में आया, इसलिए यही रीज़न है कि कोई भी कंट्री अपना पूरा पैसा हार्ड करेंसी में नहीं रखती है, ठीक है, ये रीज़न होते हैं उसके। सो आई थिंक वी आर डन विथ द फॉरेक्स रिजर्व एंड इंडियन करेंसी मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो चलो आज के इतने ही रह लेते हैं, अब हमारा बीओपी पार्ट कंप्लीट हो गया है, एंड आई थिंक आई विल टेक जस्ट 2 to 3 more लेक्चर्स टू कंप्लीट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्ट। इसके बाद हमारा ये इंटरनेशनल वाला पार्ट भी खत्म होता है, इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ this international institution and it will take around I think 7 to 8 lecture, और इसके बाद आई विल स्टार्ट विथ नेशनल इनकम एंड दैट विल ऑल्सो टेक अबाउट 8 लेक्चर। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं नेशनल इनकम के बाद आपका प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है वो पूरा हो गया। इसके बाद बचता है एग्रीकल्चर, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और इसके बाद इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये सब चीज़ें बचती है, ये सब मेंस रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है, मेंस रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक कितने लेक्चर और लगेंगे, आप इसके 2 लेक्चर ले लीजिए, 8 उसके मतलब 10 और फिर 8, तो इनसे 50-60 लेक्चर और लगेंगे, इसके बाद आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक 80th लेक्चर तक प्रीलिम्स का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाकी मेंस के लिए आई विल मेक मोर 20 वीडियोस, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।